स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की ओर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, दूसरे नंबर पर हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, हमारा चैनल पर अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और वो आप लोगों की वजह से, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी सब्सक्राइबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। और हम आप लोगों को चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज के साथ में, आपको एक्सपीरियंस के साथ में अच्छे अंक लाने वाला रास्ता बताएं, ठीक है। तो चलते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेज मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर 9th 10th 11th 12th आपको अपनी क्लास में जाना है, या फिर अगर लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाकर के आप यहाँ पर इस चैप्टर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पूरा इसमें अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द ही इस महीने में, आने वाले महीने में कंप्लीटली चढ़ जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट के मैंने सारे के सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए हैं और जल्दी हमारी सपोर्ट के साथ में आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाहिए, जो भी चाहिए नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आज हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको 1 बाय 1 करके देखिए। आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पर एक एक चैप्टर आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली मिल जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर और इस पार्ट की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन को कर लेता हूँ बड़ा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर आ गया है और मैं पेन के लिए भी यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो किसी भी पार्ट को अगर आप पढ़ना सोच रहे हैं ना, किसी को भी आप चैप्टर को अगर आप पढ़ना सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर के लिए कौन कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हर पार्ट की आपके साथ में एक एक वीडियो के साथ में आपको एक एक हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट में हम ये 6-7 हेडिंग पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक। क्योंकि जब भी संक्रमण तत्व आपका पेपर में आता है ना, तो उसमें पूछे जाते हैं कि संक्रमण तत्वों के कोई 5 गुण लिखिए। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं सबको एक तरीके से डिस्कस करूंगा। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी। इसके ऊपर भी बोर्ड में एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है और मैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं आगे, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या एवं आयनन एंथैल्पी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने क्या नाम इसका, बहुत सारे यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव के ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे, वो भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं, संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था और धात्विक गुण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि संक्रमण तत्व, और ये 1 नंबर में बोर्ड में बहुत बार आया है। आगे चलते हैं, संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन, घनत्व और मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव किस तरह किस किस चीजों पर डिपेंड करता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण और बोहर मैग्नेटन मात्रा की, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक। तो आपके दिमाग में तो सबसे पहले यही आना चाहिए कि गलनांक और क्वथनांक होता क्या क्या है। अभी सिंपल सा आप ये मानकर चलो कि गलने पर गलनांक होगा, क्वथनांक मतलब जिस पर वो उबलना शुरू हो जाए। ऐसा करके आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं, जबकि रियलिटी जो है ना कुछ और होती है, लेकिन आप अपने याद करने के लिए इतना मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, उनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। और किससे ज्यादा होता है, एस ब्लॉक से ज्यादा होता है। क्योंकि देखो, जब भी आप आवर्त सारणी में जाएंगे तो सबसे पहले इधर आपका क्या रहेगा, एस ब्लॉक। फिर आपका यहां पर देखो इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है। इस तरीके की आपकी कंडीशन होती है, यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो यहां पर हम किसकी बात करें, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो फिलहाल तो डी ही चल रहा है। इनसे हमेशा क्या रहेगा, हमेशा गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा रहेगा। और एक छोटा सा लॉजिक बताऊं आपको, क्योंकि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं ना, वे सारे के सारे धातुएं होती हैं।
क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। और जितनी भी धातु होती है ना उनका गलनांक और क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि धातु को गलाने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में किस तरीके से आया है। जिंक हुआ, कैडमियम हुआ और यहाँ पर Hg यानी मरकरी हुआ, ये तीनों धातुएं हैं और आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए यह संक्रमण तत्व भी नहीं है। और जो संक्रमण तत्व नहीं होते उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है भाई, बहुत कम होता है। और यही कारण है कि यही क्या कारण है कि ये हमेशा नरम होती हैं, नरम धातुएं होती हैं। और मरकरी तो इतनी नरम होती है कि मरकरी आपको कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में भी मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से आएगा कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है। तो आपका आंसर होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है और आपको समझने की कोशिश करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका गलनांक क्वथनांक कम होगा और ये कमरे के तापमान पर नरम अवस्था में पाए जाते हैं। और मरकरी तो दरों में मिलता है, कैडमियम और जिंक आपको बहुत मतलब नरम अवस्था में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगली हेडिंग है हमारे पास कणन एंथैल्पी। अगली हेडिंग है हमारे पास कणन एंथैल्पी। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लीजिए कि जितने भी हमारे पास किसी तत्व के अंदर कण होते हैं ना, मान लो कोई तत्व है तो उसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे जिनको अणु, परमाणु और बहुत छोटे छोटे कण होंगे। इन कणों को अलग अलग करने के लिए जितनी भी उसको एंथैल्पी मतलब ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कणन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, कणन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कणन एंथैल्पी कहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं कि संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। किन से ज्यादा होगी, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों से। और रीजन भी हमारे पास सिंपल है, क्या रहेगा रीजन, इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा वेबसाइट से ओपन करके आपको यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से आया है। तो मैं यहां पर चलता हूं और पहला पार्ट मैंने यहां पर ओपन कर रखा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिला है और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है उसने, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च होती है, क्यों होती है। तो यहां पर देखो, जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके अंदर एनोनीय क्रिया आबंध क्या होगा, बहुत प्रबल होगा। मतलब उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज्यादा ताकत के साथ में बंधे हुए होंगे। और जब वो बंधे हुए होंगे तो उनको अलग करना इतना आसान नहीं होगा, अलग करने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो इसलिए इनकी क्या होगी, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। तो क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं यहां पर डिस्कस करके आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सोचो एक तरफ 10 इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ हमारे पास 8 क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। तो ये कम हो गई, ये ज्यादा हो गई। तो ज्यादा होने की वजह से ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। अयुग्मित का मतलब यही होता है कि युग्म नहीं बन रहे, इक्वल नहीं है। तो ये माइनस वाला ज्यादा हो गया, ये प्लस वाला क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ। और जब ये खींच लेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आकर्षण, अन्योन्य क्रिया वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा। और आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से आप इनको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कणन एंथैल्पी के कारण इनसे क्या कर रहे हैं, आप अलग करना सोच रहे हैं। तो जिसके कारण आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यही कारण है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके अंदर आणविक आबंध धांसू टाइप का होता है। ठीक है, जिसके कारण इनकी कणन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास हेडिंग है संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं और आयनन एंथैल्पी। एक चीज यहां पर आपको पता होनी चाहिए भी, कणन एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी थोड़ा अलग अलग होते हैं। मेन आप इनका जो पोर्शन देख सकते हैं, मीनिंग थोड़ा सा सिमिलर रहता है लेकिन थोड़ा आयनन अलग होती है। देखो, कणन का मतलब हुआ कि आपने ये दोनों कण अलग अलग कर दिए। ठीक है, आयनन का मतलब है कि आप उनको आयनित करके दोनों कणों को अलग कर रहे हैं, उनके आयनों को अलग निकाल रहे हैं। मेन तो यही है कि कण भी इसके भी अलग हो रहे हैं, इसके भी, लेकिन इसमें आयन अलग होंगे और इसमें परमाणु अलग होंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या की बात करेंगे। संक्रमण तत्वों की हमेशा त्रिज्या किससे कंपैरिजन करा जाएगा, एस ब्लॉक के तत्वों से और पी ब्लॉक के तत्वों से। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे कि जब भी एस ब्लॉक के तत्वों की और पी ब्लॉक के तत्वों की बात होगी तो संक्रमण तत्वों की त्रिज्या हमेशा इनसे क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। क्या होगी,
ज्यादा होगी। तो याद रखने की बात यह है कि संकरण तत्वों की त्रिज्याएं सामान्यतः एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। और इसका रीजन आप कैसे मान सकते हैं, इसका रीजन है परिरक्षण प्रभाव, इसका रीजन परिरक्षण प्रभाव भी लगा सकते हैं। और ये भी मान सकते हैं कि इनका जो है ना इलेक्ट्रॉन न्यास ज्यादा होता है, तो उसको भी आप सिंपली मान सकते हैं। और दूसरा यहां पर हमारे पास है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी आप कैसे कहेंगे, जब भी संक्रमण तत्वों की बात होगी तो इनमें एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होगी, हमेशा आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, एस से क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन पी से क्या होगी, कम होगी। तो इनके बीच में इनकी क्या होगी, आयनन एंथैल्पी होगी। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये 1 नंबर में बोर्ड में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और मैं आपको जब क्वेश्चन पेपर बताऊंगा तब आपको याद भी दिलाऊंगा कि मैंने ये आपको बताया था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था और धात्विक गुण। याद रखना जितने भी संक्रमण तत्व होंगे वो सारे के सारे धातु होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे धातु होंगे। दूसरी बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, इनकी सबकी ऑक्सीकरण अवस्था अपरिवर्तित, सॉरी क्या नाम इसका, परिवर्तित होगी। क्या होगी, परिवर्तित, मतलब ये ऑटोमेटिक बदलती रहेगी। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे +2 से लेकर के और यहाँ पर +7 तक होती है। ज्यादातर जो तत्वों की होती है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया कि संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो अधिकतम आपको पता होना चाहिए वो कितनी होती है, 8 होती है। अधिकतम कितनी होती है, +8। और ये भी पता होना चाहिए कौन से तत्वों की है, तो वो आपका तत्व है Ru, रूडियम, ठीक है। ये पता होना चाहिए इस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और ये 1 नंबर में पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी करके बोर्ड में पूछा गया कि संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित क्यों रहती है, परिवर्तित क्यों रहती है। देखो मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूं। देखो जो हमारे पास क्या होता है, एस कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने आते हैं भाई, 6 आते हैं। और डी में कितने आते हैं भाई, 10 आते हैं। और एफ में कितने आते हैं, 14। तो यहां पर डी जो है हमारे पास 10 है। तो यहां पर 2 कंडीशन बन रही है आपकी। यहां पर 2 कंडीशन कैसी है, एक तो 5 में बनेगी और एक बनेगी 10 में। सोचो किसी के इलेक्ट्रॉन में डी 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 की कंडीशन में क्या करेगा, इससे एक लेकर के क्या कर देगा, D5 कर लेगा। तो ये अर्धभरित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ऐसे ये बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करते रहेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट तो बस यही है कि ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। और ये +2 से लेकर +8 तक, मोस्टली +3 और 8 मैक्सिमम इसकी होती है। और आगे चलते हैं, धात्विक गुण मैंने आपको बता दिया कि सारी की सारी क्या होती है, धातुएं होती है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास पॉइंट है संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन, घनत्व और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर आपको देखना है भाई कौन कौन सी हेडिंग हमारे पास यहां पर बची है। तो यहां पर कौन सा, एक तो परमाणु आयतन, इनका आयतन हमेशा क्या होगा, इनका आयतन हमेशा क्या होगा, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा भाई, कम होगा। देखो एक चीज समझो, अगर हमारे पास एक फुटबॉल बड़ी है और उसके अंदर जो कण है वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे कि नहीं। तो इनका घनत्व क्या होगा भाई, घनत्व क्या होगा भाई, कम होगा। क्या होगा, कम। तो इसकी बात अगर हम यहां पर देख रहे हैं भाई, घनत्व इनका क्या होगा, हमेशा कम होगा। आयतन भी, आयतन इनका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कब होगा, जब परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज तो दोनों में पता लग गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। इनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतनी ही इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अधिक अस्थायी होगी। तो यहां पर यह क्वेश्चन है कि इनका इलेक्ट्रोड विभव जितना माइनस में होगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि -3.8 संक्रमण तत्व वाला जो है ना वो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, अस्थायी प्रदर्शित करेगा, या फिर वो क्या नाम इसका 2.8। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेगा, जिसका कम ज्यादा होगा, मतलब जिसका क्या होगा भाई, जितना ऋणात्मक होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा। क्या होगा, वो ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन भी आया है, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। यहीं पर क्वेश्चन है कि Cr2 पॉजिटिव जो है वो अपचायक है, जबकि मैग्नीज Mn3 पॉजिटिव वो क्या है आपका, ऑक्सीकारक है। अपचायक का मतलब क्या होता है भाई, अपचायक का मतलब होता है जो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट करे, ठीक है। और Mn3 पॉजिटिव ये हमारे पास क्या करेगा भाई, वो है ना ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। उल्टा होता है इनका प्रोसेस, मैं बताऊंगा आपको जब ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक और जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, देखो क्लियर बताता हूं आपको।
जो Cr2 पॉजिटिव होता है, जो Cr2 पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, D4 D3 में जाता है। किस में जाता है, D4 D3 में जाता है। जबकि जो हमारे पास मैग्नीज होता है, मैग्नीज का 3 पॉजिटिव है ना, तो मैग्नीज का क्या होता है, वो D5 में जाता है, मतलब D5 कर लेता है। इसका 4 से 4 में जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास 5 हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अर्धभरित हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, अर्धभरित, मतलब ये क्या हो जाता है, अर्धभरित हो जाता है। इसका क्या रहेगा, अस्थायित्व रहेगा, लेकिन इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, जिसके कारण ये कंडीशन हो जाती है। ज़्यादा अच्छे से आपको याद करना है तो हमारी वेबसाइट से आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और याद भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं चुंबकीय गुण के बारे में। तो यहां पर जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो दो कैटेगरी में चलते हैं। नंबर 1 तो हमारे पास कौन सा होता है, अनुचुंबकीय। नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा, अनुचुंबकीय, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अनुचुंबकीय। दूसरा होता है भाई प्रतिचुंबकीय। क्या रहता है, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय की परिभाषा देखो कैसे कैसे करेंगे आप। मान लो एक चुंबक है हमारे पास, इस चुंबक के बारे में एक नॉर्थ पोल होगा, एक हमारे पास साउथ पोल होगा। हमने कोई तत्व यहां पर रख दिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जाएगा ना, इसका ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो हम जब इसके बीच में रखेंगे तो ये चुंबक अगर इस पदार्थ को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है, इस तत्व को क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, आकर्षित हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। अगर ये क्या करे, इससे दूर की ओर चला जाए, प्रतिकर्षित हो जाए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं इनको हम, प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखना, जो हमारे पास अनुचुंबकीय होते हैं वो अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब उसकी तरफ आएंगे, चुंबक की तरफ आएंगे, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो दूर की तरफ जाएंगे। क्लियर, दोनों चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो तो उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इसके अनुचुंबकीय प्रभाव को जब भी हम किसी बात बताएंगे भाई कितना उसके अंदर अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय आघूर्ण आया। चुंबकीय आघूर्ण जो हमारे पास यूज किया जाता है वो उसके प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है मैग्नेटन। क्या होता है, बोर मैग्नेटन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया, बोर मैग्नेटन। और इसके ऊपर है ना न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और याद रखना 1 जो होता है ना, बोर मैग्नेट होता है, वो EH/4πmc के बराबर होता है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल कभी कभी मिल जाता है, पेपर में आ भी जाता है, जहां पर हमारे पास है ना, ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण जो है ना हमारे पास μs+l के बराबर होता है, μs+l के बराबर होता है। इस चैप्टर में तो आप ये मानकर चलिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से निकालने को आएगा। μs बराबर आपको पूछेगा रूट में n+2 मल्टीप्लाइड बाई n। इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल जब भी निकालने को आएगा तो इससे निकलेगा। अब यहां पर पूछने की बात यह है कि μs क्या है, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है ये, चुंबकीय आघूर्ण। और यहां पर जो n आया, n आपका क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में देगा वो आपको साफ साफ बताएगा कि ये कंडीशन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन वेबसाइट में भी डाला है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया बोर मैग्नेटन का, वो मैंने यहाँ पर वेबसाइट में भी अपलोड कर रखा है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आया भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।